हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। एडिटोरियल की वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम जो बात करेंगे वो है 10 जुलाई 2023 के एनालिसिस की। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जैसे कि मैपिंग का क्वेश्चन होता है, मैपिंग में सबसे पहले आज आपको अजरबैजान देखना है। ठीक है, अजरबैजान, ठीक है, ये न्यूज में भी बना हुआ है, प्लस इंपॉर्टेंट भी है और काफी बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगर इसकी अजरबैजान की बात करें तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया की तरफ पड़ता है, वेस्ट एशिया की तरफ जो है ये इंक्लूडेड होते हैं। प्लस इसमें कुछ हिस्सा जो होता है आपका सेंट्रल एशिया में भी आ जाता है। ठीक है, वेस्ट एशिया प्लस सेंट्रल एशिया की तरफ भी आ जाता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट कैपिटल है वो है बाकू, और ये कैस्पियन सी के साथ जो है वो बॉर्डरिंग जो है लगाता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो नागोर्नो काराबाग है, क्योंकि इसके बीच में ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, किसके, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाग। और साथ ही साथ नाखिचिवेन जो है वो अजरबैजान का ही पार्ट है, इसने इसको कैप्चर किया है। ठीक है, अर्मेनिया से। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें बॉर्डरिंग कंट्री की, तो किस किस के साथ बॉर्डरिंग लगाता है, जॉर्जिया, ईरान, इराक और रसिया प्लस कैस्पियन सी के साथ। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की बात करते हैं। अगला न्यूज जो है, इन वाराणसी टर्टल्स हेल्प क्लीन द गंगा। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो टर्टल्स है वो हेल्प करते हैं किसी भी वाटर बॉडीज को साफ करने में, यानी कि जो क्लीन करने में वाटर बॉडीज का ये इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में इसमें बताया गया है, और साथ ही साथ ये बताया गया है जो नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया गया है, किसके द्वारा, हमारे मिनिस्टर के द्वारा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो नमामि गंगे का प्रोग्राम चलाया गया है, उसमें जो टर्टल्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं आज के टाइम पे गंगा को क्लीन करने में। और उसके लिए तो बहुत सारे जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, ताकि जो गंगा है उसको क्लीन किया जा सकता है। इसमें एक तरीका आपका टर्टल्स का भी सहारा लिया जा रहा है। इसमें टर्टल्स को क्या कर रहे हैं, जो यानी कि फर्टिलाइजर करके उनको गंगा के वाटर में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि वो क्या करते हैं, इसको जो है क्लीन करने में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो अब जरा कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, किस तरह से हेल्पफुल करते हैं और कैसे इनका योगदान रहा है, ताकि जो गंगा है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें नमामि गंगे प्रोग्राम की, तो इसमें 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें जो गंगा को क्लीन और रिजुविनेशन करने की बात की गई थी। कितने, 2600 किलोमीटर की जो गंगा की रिवर है उसको कहीं ना कहीं रिजुविनेट करने की बात की गई थी। यहाँ पे स्पेशली जो है टर्टल जो है एक स्पेशल रोल निभाते हैं, की रोल निभाते हैं इनके साफ करने के लिए, इनको क्लीन करने के लिए। अगर हम 2014 में बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने, इन दोनों ने एक ज्वाइंट मिशन लिया था, जिससे कि गंगा को क्लीन किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंट है, और इसको किसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर हम 2017 से बात करें तो ये टर्टल ब्रीडिंग जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं इसको चलाने में हेल्पफुल कर रहा है। यहाँ पे लगभग दर्जन ही जो टर्टल स्पीसीज है इंडिया की, वो हार्बीवोरस है और कार्निवोरस है, उनकी हेल्प लिया जा रहा है, जिससे कि जो ह्यूमन बॉडीज है, वो जो हाफ बर्न्ड ह्यूमन बॉडीज है एज वेल एज फ्लावर डंप्ड होती है, उनको क्या करती है, वो खत्म करती है और खा जाती है, जिसके वजह से वो गंगा जो है क्लीन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ लगभग 5000 जो टर्टल्स है उसको 2017 से क्या कर चुके हैं, रिलीज कर चुके हैं, और 2000 जो है आगे रिलीज करने की बात भी की जा रही है, इसको स्ट्रेंथ करने की बात भी की जा रही है। यहाँ पे जो ये सेटअप है वो कब स्टेब्लिश किया गया था, 1980s में, जिसमें गंगा एक्शन प्लान आया था, जिसमें सेंटर क्या करेगी, रिलीज करेगी कितने, 40,000 टर्टल्स को रिवर्स में। ठीक है, अगर 2014 की बात करें, एक रिन्यू किया गया था इसके अटेंशन को, और गवर्नमेंट ने क्या किया था, एनलिस्ट किया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम बात करें कि किस तरह से ये हेल्पफुल करते हैं, सबसे पहले अगर जो टर्टल है उसके जो एग्स है, उसको एग्स को कहां से लाया गया, चंबल रीजन से लाया गया है। जो चंबल के एरिया से जो टर्टल्स है उनके एग्स को वहां से लेके आया गया है, और उसको 70 दिन की मॉनिटरी भी रखा गया है, और उसके बाद उसको हैचिंग किया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है,
इसमें ग्राउंड में फिल किया जाता है और उसके ऊपर वाटर जो है या जो ब्रिक्स वगैरह है उसको लगा के रख दिया जाता है किसी वुडन ब्लॉक्स के। और 30 जो अंडे हैं एक ही बॉक्स में सिर्फ 30 अंडे जो है रख सकते हैं। जो हैचिंग पूरी तरह कंप्लीट होता है कब, जब इसकी टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री की टेम्परेचर में इसको रखा जाता है। और ये कब होता है, जून और जुलाई के टाइम पे। और इसको फिर आर्टिफिशियली जो पॉन्ड बनाए जाते हैं उसमें इनको छोड़ के उनको 2 साल के लिए क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि किस तरह से इनको जो है हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनको फिर रिवर में क्या है रिलीज कर दिया जाता है। ये क्या करती है, गंगा की जो क्वालिटी ऑफ वाटर है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है। और जो उसमें मीट वगैरह होती है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको खाने का काम करते हैं, जिससे कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो इसके अंदर उसको फुलफिल करती है। और जो फेशियल कॉलीफॉर्म है उसको कम करती है। डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल को क्या करती है, सुधार करने का काम करती है। ठीक है, अगर असेसमेंट की बात की जाए, जब असेसमेंट किया गया रिवर का, तो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू है वो यानी कि एसिडिक नेचर हो या बेसिक नेचर हो उसको दिखाता है पीएच वैल्यू। यानी कि पीएच वैल्यू जो है एक तरह की स्ट्रिप होती है जिसमें 7 पे न्यूट्रल होता है और इधर आप जाओ तो बेस होता है, और आप इस तरफ लेफ्ट की तरफ जाओ तो आपको एसिड मिलेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड 1 पे होगा और 14 पे जो होता है, 1 से लेकर 14 तक मार्क्स होते हैं, जिसमें 14 जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है और 1 जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही है कि जो पीएच लेवल है वो वेरियस लोकेशन पे अलग अलग फाउंड किया गया है। और यहाँ पे इस क्वालिटी के हिसाब से देखा गया है जो गंगा का वाटर है कहीं ना कहीं बाथिंग के लिए अब परफेक्ट माना गया है। क्वालिटी ऑफ वाटर जो है देखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे डीओ जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो 16 तक पहुंचा है, बीओडी जो है वो आपको 14, और जो एफसी है वो 18 जो है लोकेशन पे, बहुत सारे लोकेशन पे पहुंचा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मेजर रोल निभा रही है, जिससे कि हम गंगा के वाटर को और अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिपोर्ट है, अगला क्या है, रिपोर्ट एक। रिपोर्ट किस चीज का, जैसे कि आपको पता है ग्रेडिंग परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है पीजीआई जो है उसको लॉन्च किया गया था। और उसके बेस पे क्या गया था, असेसमेंट किया गया था, जिसमें स्कूल्स के अलग अलग पैरामीटर पे कि स्कूल्स जो है किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है, इसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको मिला है, पेंडेमिक का। यानी कि ये जो डाटा हम निकाल रहे हैं वो हम लोग निकाल रहे हैं 2021 और 2021 टू 22 का। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 2 साल की कंपैरिजन आप देख सकते हैं, कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 साल के कंपैरिजन में बताया कि कहीं ना कहीं पेंडेमिक जो है एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाला है। और किस तरह से डाला है, किस तरह की एजुकेशन सिस्टम को हमें सुधारनी चाहिए, हम सुधारने के कदम पे है, लेकिन वो क्या हो गया है, बैक स्टेप पे आ चुका है। तो ये अलग अलग जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो असेसमेंट की जा रही है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट्स ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है, उस चीज की बात की जा रही है। यहाँ जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ग्रेडिंग सिस्टम बने हुए हैं, अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम बने हुए हैं, उनको कलर वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इनके कुछ पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स के बेस पे क्या किया है, इनको जो एजुकेशन सिस्टम को हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से लर्निंग आउटकम्स जो है वो आते हैं। अब जो है हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज जो है बात करेंगे। कल मैंने स्टेट लेवल पे बात किया था, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखिए इसको सबसे पहले लॉन्च कौन किया है, सबसे पहले जानने की जरूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको क्या है पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट को, कौन सी रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, और इसको संडे को जो है रिलीज किया गया है। और इसके साथ कंबाइंड रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 और 22 का, दोनों का ही 2020-21 और 21 और 22 का। ठीक है, और दोनों के इस सिस्टम को एनालिसिस भी किया गया है कि क्या इफेक्ट पड़ा है। देखिए 2020-21 का रिपोर्ट है, यानी कि जो पेंडेमिक स्टार्ट हो रहा था उससे पहले की रिपोर्ट, यानी कि 20-21 का रिपोर्ट क्या दिखाता है, आपके 19 और 20 के जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाता है। और 21-22 का रिपोर्ट क्या दिखाता है, जो आपके 20 और 21 के बीच का जो टाइम पीरियड है उस चीज को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो बहुत सारे स्टेट्स का जो रिलीज किया अपने अपने पीजीआई के हिसाब से, तो उन्होंने रिपोर्ट में 10 ग्रेड को इंक्लूड किया है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे 10 जो कि सबसे हाईएस्ट है, 90% जो कि स्कूल अचीव किया है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट अचीव किया उसको 10 में रखा गया है। और उसके बाद 81 से 90% के बीच में उत्कर्ष को, अति उत्कर्ष 71 से 80% को, उत्तम 61 से 70%, प्रचेष्टा 1 51 to 60%, 41 से 50 तक प्रचेष्टा 2, और 31 से 40 प्रचेष्टा 3। आकांक्षा को 21 और 30 पे रखा गया, आकांक्षा 2 को 11 to 20 के रेंज में रखा गया है। और जो सबसे लोएस्ट ग्रेड है वो है आकांक्षा 3, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्कोर करता है 10% को
करता है तो उसको आकांक्षा 3 में रखा गया है। अब यहाँ पे दक्ष और उत्कर्ष पे अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट शामिल ही नहीं हो पा रही। आप अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही आकांक्षा और उत्कर्ष में कोई डिस्ट्रिक्ट शामिल ही नहीं है दोनों ही साल में। तो ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। अगर हम बात करें अति उत्तम की, जो कि 2021 में 121 जो है डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, अति उत्तम में 2020-21 में आपके कितना थी, 2000 वो 124 दिखाया है, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ होगा शायद। तो यहाँ पे अब जो नंबर होगी वो कितना होगी, 51 हो गई है, ठीक है। अब जो नंबर है वो 51 पे पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें 2020-21 की, जो प्रचेष्टा 2 में उसमें 86 डिस्ट्रिक्ट आते थे, दिस नंबर जो कि बढ़ा है तो 117, यानी कि जो यहाँ से जो चीज घटे हैं वो क्या हुए, वो यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, यानी कि उसकी लेवल जो है कहीं ना कहीं गिर गई है और वो गिर के नीचे रैंक पे आ रही है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो अभी भी वो रिटेन की हुई है अति उत्तम स्टेटस को, ठीक है, लेकिन गुजरात डिस्ट्रिक्ट, गुजरात की हो गई, दिल्ली हो गई, महाराष्ट्र हो गई, इन सब एरिया में क्या हुआ है, थोड़ा सा अति उत्तम वाली जो चीजें हैं डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर रही है। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो रही है, लेकिन इसका सबसे पहली चीज है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आउटकम्स निकाले जाते हैं वो किसके पैरामीटर पे निकाले जाते हैं। ये सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग तरह के, यानी कि इनके इंप्रूवमेंट की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की इंप्रूवमेंट को ये दिखाता है, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि पीजीआई का स्कोर जो है किस किस एरिया में इंप्रूव हुआ है, किस किस एरिया में हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए और कैसे इनके गैप्स को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे कि हम क्वालिटी एजुकेशन जो है लोगों बच्चों तक प्रोवाइड करा सके। इसमें अगर वेटेज की बात करें 600 पॉइंट होती है और जिसमें 83 इंडिकेटर जो है 6 कैटेगरी में होती है। अगर 6 कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे पहली है आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम्स, ठीक है। अगर हम और बात करें ट्रांजेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट एंटरटेनमेंट, स्कूल सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग और गवर्नेंस प्रोसेस, इन सब चीजों में अगर इनको और देखा जाए तो इनको फर्दर 6 ग्रुप्स को 12 कैटेगरी में और बांटा गया है। मतलब इनके अंदर और 12 कैटेगरी और बांटा गया है। मतलब लर्निंग आउटकम्स और क्वालिटी, एक्सेस आउटकम्स, टीचर एबिलिटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आउटकम्स, लर्निंग मैनेजमेंट, लर्निंग एंगेजमेंट इंगेजमेंट एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, स्टूडेंट एंटरटेनमेंट, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग फंड्स, कन्वर्जेंसी यूटिलाइजेशन, अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम और स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट, इन चीजों में बांटा गया है, जिससे कि जो पीजीआई डिस्ट्रिक्ट है वो कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव होने की चीजों को बता सकता है और जो गैप्स है उसको कवर अप करने की बात कर सकता है, ठीक है, किस तरह से हम कवर अप करें। चलिए अगला जो न्यूज है, एलवीएम द अदर इसरो रॉकेट, क्या बताया जा रहा है। हमारे पास 3 रॉकेट सिस्टम पहले से ही है जो कि रॉकेट को अलग अलग जियो स्टेशनरी पॉइंट पे लेके जाते हैं, मतलब अलग अलग जो आपके क्या नाम है पोजीशन है उस पे लेके जाता है। लेकिन अब नई एक चीज बताई गई है LVM-3, जिसका अभी यूज भी होने वाला है आपकी क्या नाम है इसमें जो मून मिशन में, चंद्रयान मून मिशन में जो 14 तारीख को होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं इसको लॉन्च किया जाना है। थोड़ी बात इसके विषय में जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 क्लास के लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, 3 क्लास कौन कौन से, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और तीसरा जो आया है नई आई है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, यानी कि जो छोटी अभी रिसेंटली में लास्ट ईयर ही आई है, ठीक है। अब इसरो ने क्या किया है लॉन्च करने को, सबसे ज्यादा अगर लॉन्च किस व्हीकल से करती है आपकी PSLV, यानी कि जो आपके पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये सबसे फेलियर जो है इसका फेलियर रेट है जो कम है और ये सबसे ज्यादा काम भी कर सकती है और 3.8 टन जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट तक इसको लेके भी जा सकती है। लेकिन अगर इसरो ने अगर बात करें GSLV की, ये कहीं ना कहीं हैवी प्लाईवुड है और ये ज्यादातर चीज ले सकती है और हायर ऑर्बिट तक ये जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें PSLV की और GSLV की, ये मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन कर सकती है, यानी कि अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन करके एक नई चीजें भी बना सकती है। जैसे मोस्ट पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन जो है अभी के टाइम पे LVM, यानी कि दोनों का मिक्स करके PSLV और GSLV, PSLV और प्लस GSLV, इन दोनों को मिला के एक नई कॉन्फ़िगरेशन जो है बनाया जा सकता है और वो जो बनाया गया है वो आपका भी कौन सा बनाया गया, LMV-3, ठीक है, जिसको कहते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, जो कि कितने टन ले सकता है, 10 टन जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है पहुंच सकता है, 10 टन चीजों को लेके। अगर हम बात करें इसकी 3 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी, जो पहली स्टेज होती है जो क्या कर सकता है 200 बूस्टर स्टेपर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये 2 चीज, ठीक है, 2 बूस्टर स्टेपर होते हैं जो साइड में लगे होते हैं और ये
क्या करते हैं, सॉलिड फ्यूल लेके जाते हैं। ध्यान रखना, सॉलिड फ्यूल जो कि क्या है, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन, ठीक है। और दूसरा स्टेज जो है दो विकास इंजन से, ठीक है, जो कि लिक्विड फ्यूल है। पहली कौन सी है, सॉलिड, दूसरी कौन सी है, लिक्विड, ठीक है। जो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड या अनसाइमेट्रिकली डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन, इन दोनों से जो है ये चलता है, ठीक है। अगर हम अपर मोस्ट फाइनल की बात करें, देखिए दो पार्ट की बात कर ली, एक नीचे की, एक अपर की और एक सबसे ऊपर की, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जो कि यहाँ दोनों साइड लगा हुआ है, फिर मिडिल, फिर उसके बाद आते हैं आपके अपर स्टेज की, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे फाइनल स्टेज में कौन सी है, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन, जो कि लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस विथ लिक्विफाइड ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे भी कौन सा है आपका लिक्विड, पहली कौन सी है सॉलिड, दूसरी कौन सी है लिक्विड, तीसरी कौन सी है लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है उसकी स्पेसिफिक जो है इंपल्सन उसकी हाई होती है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है रॉकेट्स में, ठीक है। और इसको लो टेम्परेचर में भी इसको स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करें कि इसरो ने जो चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने की बात कही है 14 जुलाई को, वो LVM-3 के साथ लॉन्च करने की बात की है। आप देख सकते हैं इसका फोटो इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है 16 किल्ड एज ए हैवी रेन ट्रिगर लैंडस्लिप फ्लड इन नॉर्थ इंडिया। क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इस टाइम पे क्या हो रही है, बरसात हो रही है, रेन हो रही है नॉर्थ इंडिया के टाइम पे, जिसके कारण से हैवी रेन की वजह से बहुत सारे एरिया में जो है इफेक्टिवनेस दिखा है। जैसे कि आप अगर हम नॉर्थ इंडिया में कश्मीर की बात करें तो वहां पे दो सोल्जर जो है कहीं ना कहीं बह गए, लेकिन उसको फिर से रिट्राइव भी कर लिया गया, जो बह गए। एक तो चढ़ाई कर रहे थे और वो फिसल गया और वहां से वो स्लिप हो गए, ठीक है। दूसरी जो है उनको बचाने के लिए गए थे, लेकिन वो भी उनके साथ ही चले गए, तो उनको किसी तरह से रिट्राइव जो है कर लिया गया। अब इसको देखते हुए क्या किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्या किया, दिल्ली की अगर बात की है, दिल्ली में भी बहुत सारे एरिया में क्या हुआ है, ज्यादा ही बरसात हुई है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 53 mm की रेनफॉल हुई है 24 घंटे में, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से जो दिल्ली गवर्नमेंट ने मंडे को स्कूल भी बंद कर दिया है, मतलब आज के दिन पे स्कूल जो है आपका बंद भी है। तो ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं जो रेनफॉल है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस तरह की अगर फ्लडनेस आएगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर होने के लिए हमें इक्विपमेंट भी जरूरत होती है। हमें प्रिपेयर होने के लिए हमें जो हमारी फैसिलिटीज है हमने जो बना रखी है, जैसे रोड्स वगैरह है, वो कहीं ना कहीं जो चौकड हो रही है उसको कहीं ना कहीं साफ करने की जरूरत है। और साथ में जो सस्टेनेबल है, हमें सस्टेनेबल तरीके से हमें रोड्स वगैरह जो है वो फॉर्मेशन करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कहीं भी जाम होते जा रहे हैं। आप देखते हो जब बारिश हो जाती है तो दिल्ली की सड़कों क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या होती है, बहुत ज्यादा चौक हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा जाम हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों का जो आवाजाही है वो कम से कम रुक जाता है, और रुकने के कारण से लोगों को ज्यादा परेशानी मिलती है। देखिए हम लोग जो रोड ट्रांसपोर्ट बनाते हैं वो हेल्पफुल होता है ताकि हमारी टाइम कंज्यूमिंग कम हो, लेकिन अगर बरसात के दिनों में इस तरह से पानी भरे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट होनी चाहिए दूसरी चीजों पे, वो क्या होता है, जाम में फंसकर हम रह जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और साथ ही साथ इससे जान माल का भी नुकसान होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको कम करना पड़ेगा। उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों की सेफ्टी के साथ साथ लोगों को एक अच्छी डेवलपमेंट भी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप प्रोवाइड कर सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव ओवररूल्ड फॉरेस्ट बिल गोज ऑन हाउस अनचेंज्ड। क्या बताया जा रहा है, पार्लियामेंट क्या करने वाली है इस टाइम पे, जो फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट है 1980 को, उसको क्या करने वाली है, चेंज करने वाली है, और उसके लिए कुछ जो अमेंडमेंट है वो लाने वाली है। और वो जो अमेंडमेंट है वो बताया जा रहा है कि जो ये सेशन है, यानी कि जो मानसून सेशन है, उसमें कहीं ना कहीं आपके टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट्री के सेशन पे, और इसमें कुछ डिमांड किए गए कि जो 1980s के लॉ है, जिसमें आप गवर्नमेंट जो है जो गवर्नमेंट जो है किसी जो लैंड से उनको नहीं ले पा रही थी, या उनको लेने के लिए जो खाली लैंड भी है, जो उनको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नोटिफिकेशन देना पड़ता था, इस तरह की चीजें करनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी। और साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की 1996 की जजमेंट थी गोदावन केस की, उसको जिसमें एक्सटेंशन प्रोटेक्शन की बात की गई थी, वाइड ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इवन दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट है प्लस फॉरेस्ट नहीं है उनके में भी जो वाइड प्रोटेक्शन देने की बात की गई थी, उसकी लेवल को क्या करना चाहती है, थोड़ी सी नैरो करना चाहती है, ताकि जो इन्वायरमेंट में
आपके क्या हो सके, क्लियरेंस जो है वो जल्दी मिल सके, जिससे कि आपके इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पे जो डेवलपमेंट किया जाए, जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे 100 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको कहीं ना कहीं सेफ्ट किया जाए, और साथ ही साथ पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अमेंडमेंट के साथ साथ इसमें कुछ नाम भी चेंजेस किए जो मैं आगे अभी आपको क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है, जैसे नो सेंट्रल प्रोटेक्शन इज वास्ट ट्रैक्ट कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट माना गया उसके लिए कोई सेंट्रल को प्रोटेक्शन नहीं लेना, कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई अनुमति नहीं देनी पड़ेगी। इसके लिए भी प्रोविजन जो है लाया जा रहा है, और इसमें अमेंडमेंट क्या करेगा, जो आपकी 1996 की जजमेंट है उसको भी क्या करेगा, आपकी डायल्यूशन करने का काम करेगा। अगर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने क्या आर्ग्यू दिया है, जो बिल जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा करेगा किसकी, अलग अलग सिचुएशन की। जैसे हमें हाईवेज बनाने या हाइड्रल प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसके क्लियरेंस के लिए। लेकिन अब क्या होगा, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी ज्यादा क्लियरेंस जो है, इतने ज्यादा मेंबर से जो है बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, हम क्लियरेंस जल्दी ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये नहीं है कि आप नॉट जेनरिक अनेबल प्राइवेट एंटिटी, ये सिर्फ ये कहीं ना कहीं आप ये नहीं कर दो कि प्राइवेट एंटिटीज के लिए भी खोल दिया जाए, नहीं, ये गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए बात की जा रही है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके ऑब्जेक्शन, इसमें कुछ ना कुछ नेम की जो चेंजेस है वो किया गया। जो 1980s का लॉ था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसको चेंज करके किसमें किया गया, वन संरक्षण एवं संवर्धन अभियान, यानी कि इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन एक्ट के रूप में इसको नाम जो है चेंज कर दिया जाएगा। जिससे कि इससे पता लगता है कि नॉन इंक्लूसिव जो बचा हुआ है, वो जो वास्ट एक्ट है उसको कहीं ना कहीं साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में उसको कहीं ना कहीं इसके अंदर लाया जा सके। यानी कि जो छुटे हुए चीज है या फिर जो बड़े एरिया है जो अभी तक छुटे हुए हैं उनको इसके अंडर में लाया जाए। ठीक है, तो इसी चीज को जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया है कि जो द नीड इज नॉट ओनली कंजर्व, इसको सिर्फ कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑगमेंट करने की भी जरूरत है फॉरेस्ट को, और जिससे कि हमें क्लियरेंस जो है जल्द से जल्द मिल सके और हम इन पे अच्छे से नियम अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, एक्ट क्या करेगा, लेटेस्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट इज डिफरेंट, अलग होगी, जो कि सेंटर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो एम्बिग्विटी है या क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने, अलग अलग लैंड जो है जो लिए जा रहे हैं उनके सामने भी क्लैरिटी रहेगी, किस तरह से हिसाब से किस पर्पज से लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करेगा किसको, जो कल्टिवेशन है प्लांटेशन की, या जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो किसान है उनको कल्टीवेशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उनको एनकरेज करेगा। और साथ ही वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ट्री कवर को, कार्बन सिंक्स होगी, और जिससे जो नेट जीरो एमिशन भारत बढ़ रहा है 2070 में, उसको कहीं ना कहीं अचीव करने में हेल्पफुल जो है होगी। ठीक है, और रिमूव द 1980 एक्ट रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन लगाते थे किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं अब हमें मिलेगा। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हम उसको रेस्ट्रिक्शन को हटा के हम वहां पे कंस्ट्रक्शन जो है वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज की यहाँ पे बात की गई है। तो ये बिल जो है आपके लोकसभा में जो है पेश की जाएगी। ठीक है, और वो मानसून सेशन में पी जाएगी। देखते हैं क्या होता है आगे, इस पे क्या रिपोर्ट आता है, इस पे मानसून सेशन पे जब होगा बात तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।